नमस्कार दोस्तों। डेट आज की आपको पता है। डेट है 26 जनवरी 2023 और डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बात करें डिस्कशन की, आज हम टोटल 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू के और एक कंपाइलेशन वाला इंडिया मालदीव रिलेशनशिप। 2 आर्टिकल्स जो हिंदू के डिस्कस करेंगे, एक तो देखो डी डोलराइजेशन से संबंधित, दूसरा सेंसरशिप से संबंधित और तीसरा इंडिया मालदीव रिलेशनशिप जिसमें इंडियन एक्सप्रेस बेस आर्टिकल होगा और दूसरे आर्टिकल्स को भी कंपाइल किया जाएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल डी डोलराइजेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, डी डोलराइजेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ताकि बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएं। देखो, अभी ज्यादातर जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। जैसे इंडिया यूएई से, सऊदी अरेबिया से तेल परचेज कर रहा है तो पैसा किस में देगा? डॉलर में देगा। डॉलर में ज्यादा ट्रेड होने के बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो डॉलर में विभिन्न देशों का ट्रस्ट होना। डॉलर में ट्रस्ट मतलब यूएस की इकोनॉमी में ट्रस्ट। डॉलर देखो विभिन्न देशों की एक्सचेंज मार्केट में आसानी से कन्वर्टेबल है। कभी भी आप डॉलर को बेच सकते हो, डॉलर को खरीद सकते हो, आसानी से कन्वर्टेबल है। जबकि दूसरे देशों की करेंसी, फॉर एग्जांपल इवन इंडिया की करेंसी जो है रुपी, वो आसानी से कन्वर्टेबल नहीं है। मतलब अगर कोई पर्सन रुपी को बेचना चाहेगा तो आसानी से उसका रुपी करेंसी बिकेगा नहीं। तो ऐसे अनेकों रीजंस हैं जिसकी वजह से यूएसए का जो डॉलर है वो वर्ल्ड ट्रेड में डोमिनेट करता है, यानी ज्यादातर जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। बट देखो, दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है, डॉलर यूएसए की करेंसी है और ज्यादातर ट्रेड इसी में होता है, तो इसका यूएसए ना गलत इस्तेमाल भी करता है। यूएसए किसी भी देश के ऊपर सैंक्शन लगा देता है अपनी मर्जी के हिसाब से। जैसे रशिया के ऊपर लगा दिए कि रशिया के साथ कोई भी कंपनी ट्रेड नहीं करेगी, अगर कोई ट्रेड करेगी तो उसे हम ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। इसके अलावा ईरान के ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो डॉलर को यूएसए एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करता है। इसलिए बहुत सारे देश ऐसे हैं जो डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी, डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2008 में चाइना के अगेंस्ट ट्रेड वार स्टार्ट हुआ। ट्रेड वार चाइना और यूएसए के बीच में था। तो उसके बाद चाइना ने अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब चाइना चाहता था कि अब ज्यादा ट्रेड हमारी करेंसी में होना चाहिए, ना कि डॉलर में। चाइना इसमें कितना कामयाब हो पाया है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल और बहुत सारे एग्जांपल्स देखिए डी डॉलराइजेशन की तरफ। रशिया यूक्रेन वार हुआ, उसके बाद एकदम से रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लग गए। सैंक्शंस पहले भी थे लेकिन और ज्यादा लग गए। स्विफ्ट, विभिन्न बैंकों के बीच में फाइनेंशियल कम्युनिकेशन के लिए जो सिस्टम होता है, वहां से रशिया को निकाल दिया गया। तो फिर ना रशिया ने अपना ऑयल का ट्रेड और कमोडिटीज का ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया रूबल में, जो रशिया की करेंसी है, या फिर दूसरी नेशनल करेंसीज में। जैसे रशिया अभी इंडिया को ऑयल बेचता है रुपी में। मतलब रशिया कहता है कोई बात नहीं, आप रुपी में पेमेंट कर दीजिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। दूसरी करेंसीज में ट्रेड होने का देखो एक रीजन ये भी है, जैसे एशिया और अफ्रीका के देशों को यह लगता है कि भैया हम ज्यादातर ट्रेड तो अपने पड़ोसी देशों के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, तो इंडिया वो ट्रेड डॉलर में क्यों करे, लोकल करेंसी में क्यों ना करे? मतलब वेस्टर्न कंट्रीज का देखो पहले बोलबाला था वर्ल्ड इकोनॉमी में, लेकिन आज के समय में एशिया की जो इकोनॉमीज हैं वो भी काफी ग्रो हुई हैं और वेस्टर्न कंट्रीज की जो डोमिनेंस है वो कम हो रही है। जैसे देखो आज के समय में चाइना, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ब्राजील, ईरान, टर्की, इन देशों की जो कंबाइंड जीडीपी है ना वो G7 कंट्रीज से ज्यादा है। समझ गए? आज के समय में एशियन कंट्रीज के बीच में ज्यादा ट्रेड होता है। इवन इंडिया का जो ट्रेड है एशियन कंट्रीज के साथ ज्यादा है एज कंपेरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज। चाइना का जो ट्रेड है एशियन कंट्रीज के साथ वो पिछले कुछ सालों में डबल हो गया है। इसके अलावा यूएई, ईरान, टर्की, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब लोकल करेंसीज में डील कर रहे हैं अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ। मतलब आसपास के जो रीजनल कंट्रीज है ना उनके साथ ये देश लोकल करेंसीज में ट्रेड करते हैं, ना कि डॉलर में।
बायलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट काफी सारे हुए हैं आसियान कंट्रीज के बीच। इसके अलावा चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन सब के बीच वैल्यू है $380 बिलियन। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में क्या होता है, दो देश के सेंट्रल बैंक आपस में एग्रीमेंट साइन करते हैं करेंसीज को स्वैप करने के लिए। जब उन्हें जरूरत पड़े वो दूसरी करेंसी ले सकते हैं अपनी करेंसी के बदले। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है रैंड, उसे यूज किया जाता है काफी सारे अफ्रीकन कंट्रीज के द्वारा। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बीच में भी काफी रीजनल ट्रेड होता है। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है किस प्रकार से पहले तो देखो इन देशों का ज्यादातर ट्रेड वेस्टर्न कंट्रीज के साथ होता था, तब तो माना कि डॉलर का इस्तेमाल किया जाए। जब इन सब देशों का आपस में ही ट्रेड ज्यादा हो रहा है तो फिर डॉलर का इस्तेमाल क्यों करें, क्यों ना लोकल करेंसी का इस्तेमाल किया जाए। एक तो देखो विभिन्न देशों की शिकायत यह भी होती है ना कि डॉलर के मुकाबले में हमारी करेंसी की जो वैल्यू है ना काफी ज्यादा कम हो जाती है। हाई एक्सचेंज रेट होता है डॉलर के मुकाबले में, इस वजह से भी वो डॉलर को बाईपास करके अपनी नेशनल करेंसीज का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। एशियन सेंट्रल बैंक स्कीम $400 बिलियन से ज्यादा की लोकल स्वैप लाइन्स हैं। 2019 के बाद से ही इंडिया रशिया को पे कर रहा है फ्यूल के लिए, ऑयल के लिए, मिनरल्स के लिए और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए। किस में? रुपी में। इसके अलावा इंडिया ने यूएई, जापान, टर्की, कोरिया, साउथ एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए लोकल करेंसी का सहारा लिया है पिछले कुछ समय में। जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रूपी सेटलमेंट मैकेनिज्म को अनवील किया, मतलब लॉन्च किया, ताकि रूपी को इंटरनेशनलाइज किया जा सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेड है वो रूपी में हो। लेकिन दिक्कत वही है जो आगे चैलेंज में भी हम डिस्कस करेंगे कि रूपी आसानी से कन्वर्टेबल नहीं है। इस वजह से ज्यादातर देश रूपी में ट्रेड करना नहीं चाहते, मतलब भरोसा रूपी में कम है, डॉलर में ज्यादा है। जो करेंसी आसानी से कन्वर्टेबल होती है उसमें विभिन्न देशों का जो भरोसा है, ट्रस्ट है, वो ज्यादा होता है। इंडिया के साथ साथ चाइना भी अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है डॉलर को रिप्लेस करने के लिए। अब तो देखो चाइना की जो करेंसी है युआन, ये IMF की करेंसी बास्केट में आ गई है, इसको SDR का स्टेटस मिल गया है। तो ये 5 करेंसीज हैं जिनको अभी SDR स्टेटस है, जो IMF की करेंसी बास्केट में आती हैं। US डॉलर, यूरो, युआन, येन, पौंड। युआन कहां की करेंसी है? चाइना की। और येन कहां की? जापान की। और अब देखो जो स्विफ्ट नेटवर्क होता है ना, एक बैंक दूसरे बैंक से फाइनेंशियल कम्युनिकेशन करता है इस स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू। यहां से रशिया को सस्पेंड कर दिया गया था, तो अब रशिया जो है वो चाइना का क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। जब देखो नेशनल करेंसीज में ट्रेड होता है ना तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। जैसे इंडिया अभी अपनी करेंसी में पेमेंट कर रहा है रशिया को ऑयल परचेज करने के लिए, तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो भी बचता है। बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन देखो कितना भी आप बोल लीजिए कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है, अभी भी वर्ल्ड का कम से कम 60% जो ट्रेड है वो तो डॉलर में ही है। आप यहां पर देखिए, डॉलर जो है ग्लोबल करेंसी में 60% इसका यूज है, यूरो का 20%, येन का 5.8% और युआन का सिर्फ 3%। चाइना की जो करेंसी है उसका भी ट्रेड अभी तक सिर्फ 3% है। उसके रीजंस भी मैंने आपको बताए पहले। एक तो दूसरी करेंसीज ना आसानी से कन्वर्टेबल नहीं है डॉलर में, और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज की करेंसीज में, फॉर एग्जांपल यूरो में जो ट्रस्ट है वो ज्यादा है। अब विभिन्न देशों को ही देख लीजिए, बेशक वो अपनी करेंसीज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वो डॉलर को संभाल के रख रहे हैं। उनको भी पता है कि समय आने पर इसकी जो जरूरत है काफी ज्यादा पड़ेगी। तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ वो अपनी करेंसीज में ट्रेड करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो डॉलर्स को भी संभाल के रख रहे हैं कि आने वाली समय में उसको इस्तेमाल किया जा सके। सबसे लास्ट में तीसरा चैलेंज ये दिया जाता है डी डॉलराइजेशन के अगेंस्ट, कि देखो एक करेंसी, मतलब डॉलर के अगेंस्ट कोई एक करेंसी बहुत ज्यादा नहीं इमर्ज हो रही है। जैसे चाइना की करेंसी तेजी से इमर्ज हो रही हो, नहीं। चाइना की करेंसी के ऊपर भी विश्वास नहीं है विभिन्न देशों का, खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो तो अब चाइना से आपको भी पता है एक प्रकार से डिसइंक्लाइन हो गए हैं, खास करके कोविड-19 की महामारी के बाद। तो अलग अलग करेंसीज इमर्ज हो रही हैं बहुत थोड़े थोड़े लेवल पे। ये वही बात हो गई जो हमेशा बोली जाती है। देखो एक तो आप एक जगह पे गड्ढा खोदो 10 फीट का खुद जाएगा, एक आप 5 जगह पे 2-2 फीट का गड्ढा खोदो, ज्यादा इंपैक्ट कहां पड़ेगा? वहां पे जहां पे आप एक ही जगह पे ज्यादा लंबा गहरा गड्ढा खोद रहे हो। तो वो वाली बात है। अगर 1-2 करेंसी ज्यादा इमर्ज होती ना तो भी हम मानते कि डॉलर को चैलेंज है।
सभी करेंसीज थोड़ा थोड़ा इमर्ज हो रही हैं, कोई एक करेंसी बहुत ज्यादा इमर्ज नहीं हो रही है जिसको डॉलर के अल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डी डॉलराइजेशन से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो सेंसरशिप से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को दोषी ठहराया गया गुजरात दंगों के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना बहुत सारी ट्वीट को ब्लॉक कर दिया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्विटर को आदेश दिया कि आप उन सभी ट्वीट्स को ब्लॉक कर दीजिए जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को शेयर कर रहे हैं। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया आईटी रूल्स के अंतर्गत उन ट्वीट्स को ब्लॉक करवाने के लिए जहां पर इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर किया गया था। स्पेसिफिकली आप बात कीजिए, ये एक्ट है आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। इन रूल्स और सेक्शंस के अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स को ब्लॉक करवाने के लिए। राइटर के अनुसार इस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स को बैन करवाना, ये देखो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार जो आर्टिकल 19 है ना हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंदर यह भी आता है कि आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का अधिकार है। लेकिन देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करवा दिया, यानी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। कम से कम जिसकी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करवाया गया है उसको एक मौका देना चाहिए था कि आप बताइए आपका क्या पक्ष है, क्यों ना आपकी डॉक्यूमेंट्री को बैन करवा दिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और सीधा डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स को बैन करवा दिया गया। 2015 की श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर देखो आप कोई चीज ब्लॉक करवाते हो ना, उसके रीजंस को आप रिटर्न में डॉक्यूमेंट करवाइए। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा था कि कोई चीज ब्लॉक करवा रहे हो, बैन करवा रहे हो, तो रीजंस को डॉक्यूमेंट कीजिए। क्या रीजन है कि आप डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर रहे हो? लेकिन देखो, बहुत बार ना ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करवा दिया, उस इंफॉर्मेशन को ना सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन करार दे दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, यानी जैसे ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स है ना, इनके साथ शेयर किया जाता है। क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल बोल दिया है, तो उसे जो ऑथर है उसके साथ शेयर नहीं किया जाता है जिसके ट्वीट को या फिर जिसके कंटेंट को ब्लॉक किया गया है। इस मामले में देखो, ट्विटर ने ना कर्नाटक हाईकोर्ट में दस्तक दी थी कि हम रीजन भी नहीं बता पा रहे हैं जिसके कंटेंट को ब्लॉक किया गया है उसको, कि हम हमारे प्लेटफॉर्म से आपके कंटेंट को क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार। इवन तनुल ठाकुर है, इनकी वेबसाइट को ब्लॉक किया गया। इन्होंने भी दिल्ली हाईकोर्ट में दस्तक दी और कहा कि किस रीजन की वजह से मेरी वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है, कम से कम रीजंस तो मुझे मिलने चाहिए। ऐसी देखो अनेकों पिटीशंस अलग अलग हाईकोर्ट्स में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी पिटीशंस अपने पास मंगवा ली। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जो अलग अलग हाईकोर्ट्स के जो इंटरिम ऑर्डर हैं जिसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया कि आप इंफॉर्मेशन जरूर बताइए क्यों इनके कंटेंट को ब्लॉक किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स के इन आदेशों को सस्पेंड करने से मना कर दिया। अब फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगी इस इशू पर। देखो, एक और चीज देखिए, राइटर के अनुसार अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स का इस्तेमाल किया ना, उसमें इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया। अब ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि एकदम से सीधा आदेश देना पड़ा? अदरवाइज तो देखो क्या होता, ग्रीवेंस रेडरेशल मैकेनिज्म है या फिर एक कमेटी बैठती जो डिसाइड करती कंटेंट को ब्लॉक किया जाए या फिर ना किया जाए। लेकिन इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कंटेंट को, इन लिंक्स को ब्लॉक करवाने के लिए, जबकि देखो अभी कोई ऐसी इमरजेंसी थी नहीं। इमरजेंसी का मतलब होता है डेंजर सिचुएशन, कि बहुत ज्यादा अर्जेंसी कहीं आ गई हो। लेकिन सारे जो मैकेनिज्म्स थे उनको बाईपास करके इमरजेंसी प्रोविजंस का इस्तेमाल किया गया इन लिंक्स को ब्लॉक करवाने के लिए। इसके अलावा लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो जो आईटी रूल्स हैं इनको सबसे पहले 2011 में नोटिफाई किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। तब से लेके अभी तक पिछले 11 सालों में जो ये रूल्स हैं रेडिकली चेंज हो गए हैं। हर बार जब रूल्स को बदला जाता है, रूल्स में बदलाव लाया जाता है, अमेंडमेंट लाई जाती है,
तो पावर को और ज्यादा सेंट्रलाइज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने हाथों में। जैसे कुछ दिनों पहले ऑनलाइन गेमिंग के लिए सेल्फ रेगुलेशन से संबंधित रूल्स रिलीज किए गए थे, वो ड्राफ्ट था। उससे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनीज के लिए ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करना निश्चित है, ये बात कही गई थी। फिर ये बोला गया कि अगर वो ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म जो है उसमें आदेश आ जाता है, उसके ऊपर भी एक कमेटी बैठेगी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो मतलब बार बार रूल्स को चेंज किया जाता है और पावर्स को ज्यादा से ज्यादा सेंट्रलाइज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने हाथों में, यह राइटर का कहना है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया आईटी रूल्स से संबंधित। अब लास्ट जो हमारा आज का आर्टिकल है वो इंडिया मालदीव रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? हाल ही में देखो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने मालदीव में विजिट किया। अब देखो ये जो विजिट थी ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल मालदीव में इलेक्शंस होने वाले हैं। इलेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो राष्ट्रपति है ना इब्राहिम सोली, ये प्रो इंडिया हैं, ये चाहते हैं इंडिया के साथ रिलेशंस मजबूत बने। लेकिन अब ओपोजिशन के जो लीडर है ना अब्दुल्ला यमीन, वो प्रो चाइना है। अगर वो जीत गए तो इंडिया मालदीव रिलेशंस की जो ट्रैजेक्टरी है वो चेंज हो जाएगी। फिर से अब्दुल्ला यमीन अगर राष्ट्रपति बन गए तो वो प्रो चाइना जो फैसले हैं वो लेने लगेंगे। अगर देखो बैकग्राउंड डिस्कस करें हम इंडिया और मालदीव के रिलेशंस का, दोनों देश पहले ब्रिटिश कॉलोनीज थे। इंडिया उन चुनिंदा देशों में शामिल था जिन्होंने मालदीव को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया इंडिपेंडेंस के बाद 1965 में, और फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन से स्टैब्लिश किए मालदीव के साथ। इंडिया ने माले में जो मालदीव की राजधानी है वहां पे अपना मिशन स्टैब्लिश किया 1972 में। मालदीव के साथ इंडिया के एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस और कॉमर्शियल लिंक्स हैं। आप लोकेशन एक बार देखिए, मालदीव इंडिया के कितना करीब है। ये इंडिया है और नीचे मालदीव है। मालदीव एक प्रकार से ना आप कह सकते हो टोल गेट है इंडियन ओशन का। ये वेस्ट इंडियन ओशन को ईस्ट इंडियन ओशन से आपस में जोड़ता है। इसके बाद सिग्निफिकेंस की बात की जाती है। मालदीव की इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? ज्योग्राफिकल लोकेशंस की हमने बात की, टोल गेट है, चोक पॉइंट्स हैं, इंडियन ओशन को चोक किया जा सकता है मालदीव की सहायता से। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस मालदीव की इंडिया के लिए काफी ज्यादा है क्योंकि देखो इंडिया जो सी ट्रेड करता है ना, बहुत सारा जो ट्रेड है ना वो मालदीव के पास से होकर ही गुजरता है। इसके बाद स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है क्योंकि देखो चाइना जो है इंडियन ओशन में अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर रहा है काफी ज्यादा, तो उस लिहाज से भी देखें तो मालदीव की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। जब देखो अब्दुल्ला यमीन राष्ट्रपति थे ना, तो वहां पर मालदीव में रेडिकलाइजेशन काफी ज्यादा तेजी से हुआ। पॉपुलेशन इतनी थोड़ी, फिर भी इतने सारे फाइटर्स मालदीव से गए सीरिया में इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने के लिए। बहुत चिंता की बात है। आने वाले समय में देखो पाकिस्तान मालदीव को एक स्टेजिंग ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। मतलब मालदीव से जो टेररिस्ट हैं वो इंडिया की तरफ भेज सकता है पाकिस्तान, ये चिंता की बात है। नेक्स्ट है इंडियन डायस्पोरा। बहुत सारे भारतीय मूल के जो लोग हैं मालदीव में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे एजुकेशन में, मेडिकल केयर में, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। तो इसलिए भी मालदीव की इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। काफ़ी सारी डिफेंस मतलब काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज इंडिया की फोर्सेस कंडक्ट करती हैं मालदीव की मिलिट्री के साथ मिलके। तो डिफेंस पार्टनरशिप भी है मालदीव के साथ। जैसे एक्सरसाइजेज के नाम लूँ मैं, इकुवरीन, दोस्ती, एकाथा, ऑपरेशन सील्ड जो 2021 में स्टार्ट हुआ, और मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, अनेकों ऐसे डोमेन्स हैं जहां पे इंडिया और मालदीव की मिलिट्री आपस में कोऑपरेट कर रही हैं। कोऑपरेशन की बात करें, टूरिज्म डेवलप करने में इंडिया मालदीव की हेल्प कर रहा है। पिछले कुछ सालों में $500 मिलियन की ग्रांट इंडिया ने मालदीव को दी है। मैरीटाइम कनेक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रहा है। और इंडिया का जो बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसने मालदीव को $800 मिलियन की क्रेडिट लाइन एक्सटेंड की है। मतलब बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया और मालदीव के बीच में। आज के समय में मालदीव इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। नहीं सॉरी, मालदीव इंडिया का नहीं, इंडिया मालदीव का, दोनों बातों में डिफरेंस है। आज के समय में इंडिया मालदीव का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2021 में मालदीव और इंडिया के बीच में जो ट्रेड होता था ना, उसमें 31% का इजाफा देखने को मिला एज कंपेरिजन टू 2020 में। मान लीजिए 2020 में ट्रेड हुआ $100 बिलियन का, तो 2021 में हुआ $131 बिलियन का। हालांकि इतना भारी भरकम ट्रेड होता नहीं है, मालदीव छोटा सा देश है।
मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में इंडिया मदद कर रहा है। जैसे ना एक यहां पे एयरपोर्ट है माले में, हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करवाने में इंडिया ने मालदीव को मदद की, क्रेडिट लाइन ऑफर की। अब ये जो एयरपोर्ट है ना 13 लाख जो पैसेंजर्स है ना एक साल में हैंडल कर सकता है। इसके अलावा मालदीव का एक ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इन 3 आइलैंड्स को आपस में जोड़ने का। कौन कौन से ये आइलैंड्स हैं? माले, और उसके बाद में विलिंगली, उसके बाद में ये है गुलीफाहू और थिलाफूसी। ये सारे आइलैंड्स आपस में जुड़ जाएंगे ब्रिजेस की सहायता से, रोड्स की सहायता से। तो ये है माले का ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में इंडिया मालदीव की मदद कर रहा है। इसके अलावा भी देखो कोऑपरेशन का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। जैसे 1 लाख कोविड-19 की वैक्सीन दी जनवरी 2021 में। इंडिया ने मालदीव को 2 सी एम्बुलेंसेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ मालदीव को दी गई। वहाँ पे टॉप का हॉस्पिटल है इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल कैपिटल में यानी माले में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से इस्टेब्लिश किया गया था। हार्बर्स डेवलप करने में इंडिया मालदीव की मदद कर रहा है। मतलब कोऑपरेशन का स्कोप काफी ज्यादा है। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। पॉलिटिकल चैलेंज है, अब्दुल्ला यमीन अगर राष्ट्रपति बन गए ना तो ये चाइना इंक्लाइंड ज्यादा है। इन्होंने थोड़े समय पहले मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन लॉन्च किया था। वो इंडियन मिलिट्री की मालदीव में प्रेजेंस के अगेंस्ट है। वो चाहते हैं कि इंडिया मालदीव से निकल जाए, खास करके इंडिया की मिलिट्री। नेक्स्ट चैलेंज है रेडिकलाइजेशन काफी ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे मालदीव के यूथ ने इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पाकिस्तान जिहादी ग्रुप्स को प्रमोट कर सकता है इंडिया में मालदीव के थ्रू। चाइनीज इन्फ्लुएंस जो है मालदीव में बढ़ता जा रहा है। मालदीव को चाइना के द्वारा अपना एक पल समझा जाता है। मतलब चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है ना, जिसमें चाइना इंडियन ओशन और आसपास के रीजन में अपना दबदबा इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, खास करके वहां पर जहां इंपॉर्टेंट सी लेन्स गुजरती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये इंडियन ओशन है, तो यहां पे चाइना की पूरी, यहां पे आगे कट गया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है। उसमें काफी सारे चाइना के पर्ल्स हैं, जैसे श्रीलंका, मालदीव। तो एक पर्ल है मालदीव चाइना का, मतलब जिसे चाइना मानता है। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। क्या करना चाहिए इंडिया को? इंडिया को मालदीव के लिए डेवलपमेंट असिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहिए और ऐसे प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए जिससे वास्तव में मालदीव के लोगों को फायदा हो, ताकि मालदीव के लोगों में इंडिया के प्रति एक गुडविल पैदा हो। दूसरा, इंडिया को मालदीव के अपोजिशन के साथ भी, मालदीव में जो अभी अपोजिशन पार्टीज है ना, उनके साथ भी डील करना चाहिए, ताकि कल को वो सत्ता में आ गए तो इंडिया के साथ रिलेशन खराब ना हो। नेक्स्ट चीज, इंडिया को मालदीव की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नाराज ना हो। सबसे लास्ट में, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। इंडिया के मालदीव के साथ जो रिलेशन है, वो अगर नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पर आगे बढ़ते हैं तो मालदीव के रिलेशन इंडिया के साथ और ज्यादा अच्छे होंगे। और वैसे देखो, एक गुजराल डॉक्ट्रिन भी है जिसके अनुसार इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज को सिर्फ दे और बदले में कुछ एक्सपेक्ट ना करें। अगर ऐसा इंडिया करेगा ना कि सिर्फ देगा मालदीव को, बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा, तो फिर मतलब राइटर्स के अनुसार हर कोई इससे इत्तेफाक रखे, इससे सहमत हो, कहा नहीं जा सकता। लेकिन गुजराल डॉक्ट्रिन यही है, इंडिया को अपने नेबरिंग कंट्रीज को ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, ग्रांट दे, डेवलपमेंट असिस्टेंस दे, लेकिन बदले में कुछ एक्सपेक्ट ना करे, अपने आप रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया मालदीव रिलेशन से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।